समझदार है। 1 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाओ। तुम एक बार उस करा दो, फिर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी लाइव। भैया रुक जाओ, 5 मिनट चाहिए आपकी। अगर आप 5 मिनट देंगे तो बहुत कुछ बात करनी है आपसे, अगर नहीं देंगे तो बस फिर जय भीम के नारे आप भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। इसको आगे करो थोड़ा सा, डीजे को आगे करो थोड़ा सा, उसको बोलो। ये चाकसू है, बात शुरू करें। समय क्या हो रहा है बताओ? 12:10 हो रहे हैं। अभी मैं और प्रभारी जी अंदर बात कर रहे थे कि आप अपने लोगों को रात को 3 बजे सभा दे के देखो। सुन लो पहले, सुन लो। तो ये देखो कि वो 3 बजे आते हैं नहीं आते। मैं उनसे ये कह रहा था, जब विक्रम ने मुझे बताया कि भाई वहां वो लोग इंतजार कर रहे हैं, एक मन था कि हम लोग बाहर से निकल जाएंगे, क्योंकि रात हम भीलवाड़ा पहुंचे थे 2 बजे। फिर 2 बजे के बाद खाना वाना खा के 3 साढ़े 3 बजे सोए थे। 9 बजे फिर वहां से निकल गए थे कोटा के लिए। तो ये यात्रा हमने शुरू की सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर कहाँ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिद्धार्थनगर है नेपाल का बॉर्डर, ठीक है। नेपाल का बॉर्डर होने के साथ साथ वो एक ऐतिहासिक धरती है। भगवान बुद्ध वहां जन्मे, लुम्बिनी कपिलवस्तु, और पूरी दुनिया को शांति का संदेश गया है वहां से। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं सिद्धार्थनगर। अब सवाल ये है, ये बात मैं आपसे इस समय क्यों कर रहा हूं? यात्रा वहां से शुरू करने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश गए, और मध्य प्रदेश के बाद हम लोग राजस्थान आए। आज यात्रा का यहाँ 9वां दिन स्टार्ट हो गया है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ या दूसरे लोग जब हमारे बारे में, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बारे में बात रखते हैं, तो मैं सुनता हूँ, कहते हैं कि भाई वो तो नौजवान लोग हैं, वो तो बहुत समझदार लोग नहीं है, वो तो बहुत जिम्मेदार लोग नहीं है। कोई कहता है कि वो कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी के कई से इशारे से वहां जाते हैं, और वो मिशन के लोग नहीं। कभी कभी मेरे मन में भी ये बात आती, क्या हो सकता है ये सच है? नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मेरे मन में ये बात आती। सुनो गंभीरता से। लेकिन जब मैं आज विक्रम ने मुझसे कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं, एक मेरा मन था कि भाई चलो, अरे पूरे दिन तो हो गया काम करते, चलो जयपुर पहुंचे। फिर मैंने सोचा चलो चलते, और जब मैंने यहाँ आपको उत्साह में देखा तो फिर मेरा मन हुआ, एक तो मैं ये कहता हाथ जोड़ के अच्छा भाई चल रहा हूँ, आ गया हूँ। फिर मेरा मन हुआ कि आपसे बात की। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप हमारे विरोधी चाहे कुछ भी कहे, मगर मैं ये मानता हूँ, जो आदमी 12 बजे, 12:15 बजे रात में यहाँ खड़ा है, वो गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। अगर वो गैर जिम्मेदार होते तो आराम से पढ़ के सोते कि भाई चलो ठीक है, लेट हो गए, भाई की गलती हमारी थोड़ा ही है, अब हम तो इंतजार कर लिया हमने, अब वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब तो हम घर जा रहे हैं, तो यहाँ 10 लोग मिलते, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये बात तो गलत है कि आप लोग जिम्मेदार लोग नहीं। दूसरी बात, कोई किसी को कितना पैसा दे, कोई किसी के कितने पीछे खड़े हो जाए, लेकिन रात को 12 बजे कोई किसी का इंतजार नहीं करता। ये वही कर सकता है जिसके दिल में सामने वाले के प्रति प्यार हो, विश्वास हो, अपनापन। आपको एहसास भी नहीं कि जब रात को इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ खड़े हो तो मेरी हिम्मत कितनी बढ़ती है।
जब मुझे उस दिन गोली लगी ना, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, क्योंकि गोली का तो अपना बंद होके तो नहीं रह सकता लोहे के बॉक्स में। आप ही बताओ क्या करूं भाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी में छिप जाऊं, बाहर ना आऊं, बस ऐसे हाथ मिला के निकल जाऊं, क्या कहूं, बताऊं क्या करूं। फिर मैंने ये तय किया अपने मन में कि जिस कुदरत ने जिंदगी दी और जब पैदा हुआ व्यक्ति तो उसको जाना भी, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई बीमार होकर मर जाता है, कोई छत से गिर के मर जाता है, और तमाम तरह की चीजें होती हैं, उनमें जान चली जाती है। तो मैंने कहा जान तो एक दिन जानी, फिर डर के काहे को जीना। जब मेरे फादर ने मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद रखा तो कुछ सोच के रखा होगा, उनके मन में कुछ बात होगी। तो अगर आजाद भी डर जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। फिर मैंने ये तय किया कि ये जो जिंदगी मुझे मिली है ना, दूसरी जिंदगी थी वो। हमारे पुलिस के लोग यहाँ खड़े, गोली ना जाति देखती ना धर्म देखती, और कहते रहो कि आप फौलाद का सीना, कुछ होता नहीं है। गोली जब निकलती है तो सब चीर के निकल जाती। अगर 1 इंच गोली इधर उधर होती तो शायद आज आपके घरों में मेरी तस्वीरें होती और आप याद करते कि हमारा एक भाई भी था। लेकिन मुझे जो दूसरी जिंदगी मिली, और मैंने अपने साथियों से उस दिन तय किया कि मेरा पिछला जीवन में हो सकता है कुछ कमी रही हो आंदोलन को लेके, कि मैंने देर से शुरू किया, लेकिन मैं इस जीवन का एक एक मिनट, चाहे मुझे रोटी मिले ना मिले, चाहे मुझे पानी मिले ना मिले, चाहे मुझे सुख सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन मैं एक एक मिनट लोगों को तैयार करने में लगाऊंगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई ही लोगों को तैयार करने की। कोई अकेला आदमी लोकतंत्र में कुछ कर ही नहीं सकता। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और मैं आपको इसलिए जगाना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों को समझें। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, और जातिगत जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि 90% आबादी बिहार में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। और इस बात को हमारे महापुरुष बहुत दिन से कहते चले आ रहे हैं कि 80% लोग हम हैं, 15% वो लोग हैं जो लोग सत्ता पे काबिज हैं। लेकिन अभी वो जनगणना अधूरी। जब आर्थिक आंकड़े आएंगे कि इस आबादी पे साधन कितने हैं, जमीन कितनी है, व्यापार कितना है, दुकानें कितनी है, उद्योग धंधे कितने हैं, फैक्ट्री कितनी है, नौकरियां कितनी हैं, इनके प्रमुख सचिव कितने हैं, इनके एडिशनल सेक्रेटरी कितने हैं, इनके चीफ सेक्रेटरी कितने हैं, इनके कुलपति कितने हैं, इनके प्रोफेसर कितने हैं, इनके डॉक्टर इंजीनियर कितने हैं, इनके जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। जिस दिन ये बात बाहर आएगी आप देखना, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है कि आपके अधिकार किसने छीन रखे हैं, तब तक तो आप शांत। प्रैक्टिकल महसूस करके देखना। अगर आपको नहीं पता कि ये पेन आपका है तो मैं इसका किसी तरह यूज करूं, लेकिन अगर आपको पता लग जाए पेन आपका है तो आप हर टाइम इस पर नजर रखोगे नहीं रखोगे। जैसे आपको पता लग जाए ये गाड़ी जो है जो मेरे पैरों में पड़ी है ये आपकी, तो अगर आप इसमें बैठे हो नहीं बैठे हो, तो मगर इसको किसी को दोगे तो क्या कहोगे, भाई ध्यान से चलाना, तेज मत चलाना, कहीं टक्कर मत मारो, कहोगे नहीं कहोगे। तो जब आपको पता लगेगा कि आपके अधिकार किसने छीन रखे हैं और आपको वो अधिकार लेने हैं, तब देखना कैसी क्रांति पैदा होगी देश में। हम लंबे समय से कह रहे थे कि संविधान को खतरा है, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आया। अब जब ED CBI के छापे सरकार लगाने लगी तो सब कहने लगे खतरा है, खतरा है, खतरा है। जब अपने ऊपर आते हैं तब पता लगता है खतरा है। हम तो बहुत दिन पहले से कहते हैं RSS BJP के लोग छोड़ेंगे नहीं देश को, संविधान को नहीं छोड़ेंगे, आरक्षण को नहीं छोड़ेंगे, नौकरियों को नहीं छोड़ेंगे, वोट को भी छीन लेंगे, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई। अब सब दलों की समझ में आ गई, लेकिन आपकी भी समझ में आनी चाहिए कि ये दल आज जो बात कह रहे हैं, इस बात को हम लोग पिछले 7, 8, 10 साल से तो भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है जिसके राजस्थान में आपकी कितनी आबादी है, फिर भी आपको अन्याय नहीं सहना पड़ रहा है क्या? जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, कार्तिक भील, नासिर जुनैद, कितने अन्याय सहने पड़ रहे हैं। और अभी 4 दिन पहले एक बच्ची को 14 साल की जयपुर में रिक्शे पकड़ के जला के मार रखा था, वो राजधानी। यहाँ तो विपक्ष है नहीं, यहाँ बीजेपी के लोगों ने कोई धरना किया यहाँ जाके? वहां जैसे कन्हैया वाले मामले में उन्होंने और हमें जेल भेजा तो उन्होंने वहां धरना किया था बहुत बड़ा, लेकिन जब कार्तिक को मारा
तो क्या उन्होंने धरना किया? जब जितेंद्र को मूछे रखने मारा उन्होंने धरना किया? जब इंदर को मटकी छूने मारा उन्होंने धरना किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है आप मरो या जियो। आप पता नहीं कि उनके पीछे लोग बने रहना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं भाई, अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि अगर आपकी ताकत नहीं होगी ना तो जब आपका आदमी नहीं होगा ना विधानसभा में तो बोलेगा नहीं। क्या पिछले 5 साल में कोई आपके लिए बोला एक दिन भी? जो आपकी वोट लेके नहीं बोला, आज नहीं बोला, वो कल कैसे बोलेगा? एक सिद्धांत है कि अगर आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर इसी में खुश हो कोई बात नहीं, अगर इसमें खुश नहीं हो, इसमें अपने आप को जकड़न महसूस कर रहे हो तो फिर लड़ो। और लड़ने का मतलब ये नहीं कि हल्ला मचाओ, फिर तैयारी करो। आज से संकल्प लो, यहाँ रात को 12 बजे, पहली बात तो 12 बजे कोई गाड़ी पे खड़े होकर सभा नहीं होता। दूसरी बात, 12 बजे पैसे देके भी, मिठाई देके भी, शराब देके भी कोई बुलाए से नहीं जाता किसी। सबकी अपनी अपनी जिंदगी, गरीब आदमी भी इज्जत रखता है, चाहे वो भले रिक्शा चलाता हो, लेकिन उसका भी अपना काम है, उसकी भी अपनी इज्जत है। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच में अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और अपने समाज से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश और देश से प्यार करते हैं, जो लाखों बहनें यहाँ रहती हैं उनकी उम्मीद और आशा से प्यार करते हैं, बुजुर्गों के सम्मान से प्यार करते हैं, और अगर आप चाहते हैं छुआछूत खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आज के बाद वोट की शक्ति कैसे आपको मिले इसके बारे में सोचो। राजनीतिक शक्ति कैसे आपके हाथ में है इसके बारे में सोचो। और अगर ये आपके हाथ में नहीं आई तो 5 साल जो अन्याय होगा उसके जिम्मेदार हम सब लोग होंगे। क्योंकि अगर अब हम लोग चूक गए तो 5 साल जो भी ये रहे या दूसरे आ जाए, अब वो नुकसान तो होना है। चाहे नौकरियां खत्म हो, चाहे रोजगार खत्म हो, चाहे महंगाई बढ़े या जमीन ना मिले या जो भी समस्या हो, उसका सामना आपको करना है। देखो एम्बुलेंस है क्या? अगर एम्बुलेंस है तो रास्ता दे दो बेटो। देखो मुझे नहीं, मैं ये नहीं चाहता किसी को परेशानी, मैंने कहा था ना हटाने के लिए, इसको हटा दो, कर दो, निकलवा दो। एक बीमार हो सकता है, आगे वो गाड़ी खड़ी है, कैसे निकल जाएगी? इसको पीछे करवाओ फटाफट। ले जाओ। ये जो आपने किया है ना अभी, ये एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी। अगर हम दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? हमें समझनी पड़ेगी ना। वो अलग है कि हमारी कोई नहीं समझता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा, जिस यात्रा को हम लोग चला रहे हैं। आप मेरे साथ उस बात को दोहराएंगे और हम लोग वहां रात में 12:30 बजे संकल्प लेंगे कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करें। ठीक है, शुरू करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये फैसला लिया गया कि इसके ये उद्देश्य रहेंगे कि कैसा राष्ट्र होना चाहिए और हर व्यक्ति को अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने की जो है प्राथमिकताएं मिलेंगी।
और न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। कोई किसी को जाति धर्म के नाम पे शोषण नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। देश आजाद हो गया है, लेकिन देश के कुछ हिस्से जैसे राजस्थान भी उसमें आता, वो अभी आजाद नहीं हुए। ये मैंने अपने आंखों से देखा। मूछे रखने पे हत्या, बिंदोली चढ़ने पे हत्या, मटकी छूने पे हत्या। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से माताएं बहनें जो हैं वो चप्पल पहन के नहीं निकल सकती घरों के सामने, मोटरसाइकिल लेके नहीं निकल सकते। कई घटनाएं मुझे बताई जब मैं उधर पाली की साइड में था, जालोर की साइड में। मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये सब हम काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आप अपनी ताकत बना लो। आप सोचो, आज जहाँ गहलोत साहब बैठे हैं, अगर आपके बीच का कोई आपका भाई बैठेगा तो क्या आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? ईमानदार से बताओ। तो जब हम ये कर सकते हैं तो हम क्यों चुप हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदलेगा? देखो, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे हमारी मदद नहीं होगी। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे ज्यादा 3 हमारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं और 2 हमारी बहनें जो वहां खड़ी। मैं इनका बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो महिलाओं की हिस्सेदारी थी उसको भी सुनिश्चित रखा है। भले ही संख्या कम, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि इस प्रदेश में और देश में जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है बंद हो जाए? बहन बेटियों, एनसीआरबी का जो डाटा कहता है कि इतनी महिलाओं के साथ हिंसा, रेप, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब डाल के जलाना, आग लगाना जो होता है, आप नहीं चाहते बंद? कैसे होगा जब आप ताकत नहीं होगी? इन सरकारों में तो नहीं हो सकता यार। ये तो देख ही रहे 15, 20, 50 साल से। हाँ, तो आप ज्यादा दिन मत देखो, अपनी ताकत बनाओ। आज से बस मेरी ये बात मान लो, जितने आदमी यहाँ हैं, हर दिन एक आदमी को तैयार करना है। जो आदमी तैयार नहीं है हमारे साथ, उसको तैयार करना है कि भाई अपने सबको वोट दे दी, एक मौका हम आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को देखें। ठीक है? सोचो 40 दिन बाद चुनाव होगा। मैं लिख के देता हूं कि 50,000 वोट आप लोग 40 दिन में तैयार कर लो। ठीक है? और जब इतनी वोट आपके पक्ष में गिरेगी तो आपका विधायक जीतेगा। और हालात यहाँ राजस्थान में ऐसे हैं दोनों पार्टियों के, नहीं कहने से नहीं होता। मेरी बात में गौर करो, एक एक सीट क्यों गिनती है सुनो। हालात ऐसे, पिछली बार 50-55 हजार का वोट का मार्जिन था दोनों पार्टियों में। अगर हम हमारे 4 से 5 विधायक भी जीत जाते हैं, जबकि हम प्रयास तो ज्यादा कर रहे हैं, तो सरकार हमारे जरिए बनेगी। जब हमारे जरिए बनेगी तो सरकार के कुर्सी के 4 पावे होते, 2 हमारे हाथ में होंगे। जब 2 हमारे हाथ में होंगे तो अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे क्या? अगर 4 पावे उनके हुए तो फिर आपका इलाज होगा। अगर 2 पावे हमारे पास हुए तो फिर आपकी समस्याओं का इलाज होगा। क्योंकि अगर वो हमारे नहीं सुनेंगे तो हम अपने पावे खींच लेंगे, तो कुर्सी क्या होगी? इसलिए हमें अपने पावे लगाने। पावे कब लगेंगे? जब हमारे विधायक जीते। अगर विधायक नहीं जीते, हम चाहे भीड़ लाखों की इकट्ठी कर लें और विधायक जीते ना, फिर क्या होगा? 1 वोट से हार जाए फिर क्या होगा? फिर पावे हम पे होंगे नहीं। फिर हमें 5 साल, अगले 5 साल ये समस्या सहनी पड़ेगी कि पेपर बस में बैठ के लीक होंगे। सीएचए के बच्चे जो है नौकरी मांगते मांगते लाठियां खाएंगे। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें परेशान रहेंगी, समझ रहे हो? और तमाम तरह से संविदा ठेकेदारी चलती रहेगी और आपके हक छीनते रहेंगे। देखो, एक बस आ गई है, वो भी कहीं जाएंगे। अपने वाले इसको हटाओ। और मैं आपसे धन्यवाद दूंगा आप लोगों का, आपने इतनी धैर्य से सुना। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं। बस ये हटा दो बेटा, कोई जो उसको चला रहा है हटा लो। देखो, सबको समस्या है, सबको काम है। अच्छा, यहाँ ना मेरे 2-3 छोटे भाई हैं जो प्रोग्राम के संयोजक हैं आज के। रामफूल गोकवाल जी, गोटवाल जी, जीतराम बैरवा जी, ललित अटल जी, रमेश लोधवाल जी, मनोज बैरवा जी, रोशनलाल उचेनिया जी, हंसराज बैरवा जी और रिंकू, क्या लिखा है? जगरवाल, जगरवाल। उसके साथ ये प्रदीप मेरा छोटा भाई, और एक हमारा छोटा भाई विक्रम।
जिसकी वजह से आज ये पूरा आपका कार्यक्रम बन पाया। क्योंकि मैं विक्रम को जानता हूँ, वो बहुत ईमानदार से काम करवाता है हमारे साथ। सच बोल रहा हूँ, अगर विक्रम ना होता तो शायद मैं फैसला बदल लेता, लेकिन विक्रम था तो फैसला नहीं बदला गया। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताओ, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जो हमारा अपना कार्यकर्ता ना, वो हमारे एक इशारे के बाद साथ हो जाता है, उसको कहना ही नहीं पड़ता है। देखो मेरी एक बात सुनो, आप नारा लगा रहे भाई आप संघर्ष करो, कोई एक दिन बताओ जिस दिन मैं संघर्ष नहीं करता। और कितने दिन तुम चाहते हो कि मैं अकेला संघर्ष करता हूँ? मेरे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करो, तब जाके बात बनेगी। अगर आप सोचो अकेला चंद्रशेखर बदल देगा, नहीं बदल पाएगा। अगर कोई कागजी काम होता तो मैं कर लेता। ये लोकतंत्र है, वोट एक एक वोट, हर व्यक्ति ताकतवर है, एक एक वोट से फैसले होंगे। मैं रात को 12:30 बजे यहाँ इसलिए खड़ा हूँ एग्जैक्ट। देखो मुझे यहाँ से MP MLA नहीं बनना है, तो यहाँ जो शोषण होता है वो मुझे तकलीफ देता है। और यहाँ जो हमारे लोगों के हालात हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, कमेरों की, माइनॉरिटी के लोग, वो तकलीफ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अपने 4 बच्चे कुर्बान करके जगाया, तो हमें भी इस काम को करना चाहिए कि हम भी लोगों को जगाएं। लोग नहीं जाएंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी बताओ? जब तक जागेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। तो वास्तविकता में मैं नौजवान भाइयों से कहूंगा, आप समाज की रीढ़ है, आप देश की भी रीढ़ है, अपने कंधों पे ही भार उठाओ। 60 साल का आदमी आपकी तरह नहीं जाग सके खड़ा हो सकता है। आप अपने आसपास देख लो, लेकिन आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो। इसलिए आपसे कहूंगा अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और मैं आपसे आग्रह करूंगा जाने का। और एक साथी हमारे धर्मेंद्र तावड़िया जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। एक दिन आएगा कि विपक्ष खत्म हो जाएगा हमारे साथ, देख लेना। जब हम लोग यहाँ काम करेंगे बहुत जिम्मेदारी ईमानदार से, आप देखना। और जब हम सबके लिए काम करेंगे और हर आदमी खुशहाल होगा, तो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए डरते हैं मुझसे सब लोग, इसलिए डरते हैं। उनको ये लगता है कि गरीब का बेटा आया ना तो गरीबों के बारे में सोचेगा। देखो अमीर आएगा किसके बारे में सोचेगा, और गरीब आएगा किसके बारे में सोचेगा। तो उनको ये लगता है अगर ये आ गया ना तो हमारे धंधे बंद हो जाएंगे। इसको वो आ जाएगा इसलिए हमें दे दो, वो आ जाएगा इसलिए हमें दे दो। क्यों दे दो? तुम्हें आजाद हुए 70 साल हो गए, अब तक देते तो है। हमारा तो कुछ नहीं बदला। अगर मेहनत मजदूरी ना करे तो रोटी भी ना आए घर में, समझ रहे हो? तो बहुत धन्यवाद। हम किधर से निकलेंगे वापस? इधर। हाँ तो अब रास्ता खाली करो, चलो। और इनका डीजे वाले भाइयों का भी धन्यवाद बहुत बहुत। और ये देखो द सिंबल ऑफ नॉलेज। अभी 2 महीने मैं इनको कहूंगा कि राजनीतिक ताकत बना लें, ठीक है? देखो भाई, मैं एक ही काम दूंगा अभी, और 2 महीने के बाद मैं लिख के देता हूँ। जब इनके पास ताकत होगी ना तो ऐसी योजनाएं लाएगी कि हमारी सरकार की अंधविश्वास पाखंडवाद पे उठारा। हाँ, मैं छोड़ दो आप उसे। ऐसे नालायक लोगों का इलाज भीम आर्मी के लोग करना जानते हैं। अब आप जुड़ी गए। अब आप सुबह इनसे मिलके अपनी समस्या इनको बताना, और आप लोग इनकी मदद करना। भाई जितेंद्र, आप ध्यान रखना। आप लोग यहीं से। अम्मा, एक रिवाज आपके यहाँ बड़ा खराब है। नहीं भिलवाड़ा नहीं, उससे पहले कहाँ थे? कल पाली से पाली था पाली जी। और वो बच्चियां फोटो खिंचवा रही थी, बहने। नहीं बैठ के नहीं, ऐसे इतना बड़ा पल्लू वो करके। और मैं सोच रहा था कि आप, मैं पढ़ा लिखा हूँ, सोचता हूँ फोटो देखेंगे तो ये चेहरे पे तो ये इस तरह का ये है पल्लू। तो ये अगर किसी को बताएंगे कि हम भाई से मिली तो वो कैसे मानेगा कि तुम इसमें तो दिख भी नहीं रही। तो मैंने उनसे पूछा, बिटिया पढ़ी? हाँ भैया पढ़ी। तो मैंने कहा तुम तो समझो। और मैंने उनके पति से भी कहा कि तुम तो पढ़े हुए हो, मिशन के साथी हो, तो अपनी पत्नी को ये क्यों चिपक लिया है? तो कह रहा मैं इसमें सुधार करूँ। मैं आपसे भी कहूंगा
बहुत दिन तक देखो यहाँ सती प्रथा भी थी, पति के मरते ही पत्नी को जिंदा उसमें डाल देते चिता में, वो भी तो प्रथा थी, इसको क्यों नहीं मानते हम लोग? मैंने पूछा कर साहब परंपरा है, तो मैंने कहा ये भी मान लो परंपरा। फिर मैंने पूछा वो होती थी विधवा विवाह नहीं होते थे, इसको भी परंपरा मानो, बाल विवाह होते इसको परंपरा मानो, और पहले तो आपको कोई दिन के उजाले में निकलने भी देता था, इस परंपरा को मान लो। तो नहीं भाई साहब वो तो संविधान ने, मैंने कहा तो संविधान ने ये भी तो कहा कि महिला भी बराबर की हकदार है और सम्मान के योग्य है। तो दिखावे के लिए संविधान का सम्मान करने के बाद गलत। अच्छा आग्रह करूंगा क्योंकि मोटरसाइकिलें दिख रही है बहुत सारी, बहुत प्यार से जाना, मैंने अभी डांटे वहां पीछे टॉप में, इतनी तेज चला रहे हो हाथ छोड़ के, और मैंने तो कहा कि कोतवाल से कह के तुम्हारी सबकी मोटरसाइकिल सीज करवा दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, बेसिक क्या है, आप घर से निकले तो घर में जो माँ जिसने आपको पाला है, 9 महीने पेट में रखा, बहन जिसके बहुत सारे सपने, भाई, अगर आपको चोट लग जाती है तो उनको कितनी तकलीफ होगी। आप अपनी जिंदगी के मजे के चक्कर में अपने परिवार को मुसीबत में क्यों डाल रहे? और मुझे कौन सी खुशी होगी अगर आप गिर जाओ, किसी की टांग टूट जाए, किसी का सर में चोट लग जाए, किसी को नुकसान हो जाए जान का, ये क्या बात है? हम खुद ही मरने को फिर रहे हैं तो फिर काहे की लड़ाई यार? कानून संविधान हमारे लिए भी तो बराबर है ना। हेलमेट पहनते नहीं, 4 आदमी 3 आदमी बैठते हैं। मैंने तो राजस्थान पुलिस का अलग वो देखा है, हेलमेट ना पहना हो तो रोकते हैं, 4 आदमी 3 आदमी बैठे रोकते हैं। नहीं, कानून का पालन करना चाहिए हम सब लोगों के लिए, ठीक है। मैं बैठ के सीट बेल्ट लगाता हूँ, देखो हेलमेट लगाना पुलिस का डर नहीं है, अगर आपको चोट लग जाए तो आपका सर सुरक्षित रहेगा, और अगर सर को छोटी चोट लगी जान का खतरा बन सकता है। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आराम से चला करो, और जो लोग हेलमेट पहनते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, जो नहीं पहनते उनको पहनना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल लाओ जल्दी लाओ। इसके लिए इनसे कहो ये पीछे हट जाएं और आप मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। आगे पुलिस वाले आगे हो हटा दे, विकेट को हटा दिया होगा। घूम गया इधर। दम फड़ कुड़ को तो ऐसे लगा अपना वो